हम एलिस ब्रॉडवे के साथ उसकी लैंड रोवर जीप में रवाना हो गए। 1 घंटे से भी कम वक्त में हम शीगोराय से 30 मील के फासले पर वाक़े अफ्रीकी बस्ती में पहुंच गए। ये वो मकाम था जहां से जंगल का आगाज होता था। शहर से नजदीक होने की वजह से उस बस्ती के वहशी बाशिंदे बड़ी हद तक मुहज़्ज़ब हो गए थे, मगर उन्होंने अपना रिवायती रहन सहन तर्क नहीं किया था। बस्ती के मकानात सरकंडों, बांसों और चटाइयों के इम्तिजाज से बनाए गए थे। स्याफाम बच्चे नंग धड़ंग घूम रहे थे। औरतें और मर्द मुख्तसर लिबास में थे और उन्होंने अपने चेहरों पर सफ़ेद रंग से नक्शो निगार बना रखे थे। उस जंगली बस्ती में हमारी जीप पहुंची तो जीप के पीछे एक जम्मे गफीर लग गया। बात यह नहीं थी कि उन्होंने इससे कबल कोई जीप नहीं देखी थी, बल्कि उनकी दिलचस्पी का मरकज तो हम अजनबी लोग थे। लकी बड़ी दिलचस्पी और हैरत से उन लोगों को देख रही थी। लकी ने मशहूर होकर कहा, फिल्मों में तो मैंने बारहा ऐसे मनाजिर देखे हैं, लेकिन इन लोगों को अपनी आंखों से देखते हुए यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं ज़माना क़ब्ल तारीख की किसी बस्ती में पहुंच गई हूँ। एलिस ब्रॉडवे बोला, ये तो वहशी कबाइल के मुहज़्ज़ब तरीन लोग हैं मिसेस टोबू, वरना इनकी आदमखोरी की दास्तानें तो आपने भी सुनी होंगी। लकी ने कहा, मुझे बड़ा शौक है आदमखोरों को देखने का। ब्रॉडवे ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, उन्हें देखकर जिंदा बच रहने वालों का तनासुब बहुत कम है मिसेस टोबू। जीप एक ऐसी झोंपड़ी के सामने रुकी जो अपनी साख्त के एतबार से वहां मौजूद तमाम झोंपड़ियों से अलग थलग थी। उस झोंपड़ी के सामने पहले से एक लैंड रोवर मौजूद थी। एलिस ब्रॉडवे ने बताया, ये रॉक जॉन की क़यामगाह है। रॉक जॉन ने एलिस ब्रॉडवे का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया। उसके बारे में मालूम हुआ कि वो वहां पर एक मौज़िज़ शिकारी की हैसियत रखता है। वो मुझसे और लकी से भी बड़ी खंदा पेशानी से मिला। ब्रॉडवे ने उसे हमारे बारे में बताया था कि हम सैरो सयाहत के शौकीन हैं। रॉक जॉन ने कहा, मैं आज ही शिकार के लिए रवाना होने वाला था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, अगर आप थोड़ी देर के बाद आते तो शायद मैं आपको न मिल पाता। लकी हावर्ड ने इस खबर पर बड़ी मुसर्रत का इजहार किया था। मुझे इन खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिलहाल तो मैं इसके लिए मजबूर था। अगर ओलिव हावर्ड शीगोराई में मौजूद होता तो मैं लकी को काबू में रखने की कोई ना कोई सूरत निकाल लेता, मगर जब ओलिव हावर्ड ही नज़रों से ओझल था तो मैंने भी सोचा कि वक्त गुजारी करने में हर्ज ही क्या है। रॉक जॉन की झोंपड़ी में हमें ज्यादा देर न रुकना पड़ा। उसके आदमी तैयारियां कर रहे थे। दूसरी लैंड रोवर पर भी जरूरी सामान बार किया जा रहा था। रॉक जॉन बता रहा था, इस जानिब जंगल बेहद घना है। इस जानिब से चूंकि जीपों के जरिए जंगल के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाया जा सकता, इसलिए हम जंगल का चक्कर काट कर चलेंगे। इस तरह हमें 50-60 मील का चक्कर तो पड़ जाएगा, मगर शिकार का लुत्फ भी आ जाएगा। दोपहर की तपती धूप में 2 जीपों और 8 अफराद पर मुश्तमिल उस छोटे से काफिले का सफर शुरू हुआ। जीपें कच्चे और नाहमवार रास्ते पर चल रही थीं, जिसके एक जानिब घना जंगल था और दूसरी तरफ दूर तक बेतरतीब झाड़ियां फैली हुई थीं। रास्ते नाहमवार होने के बायस सफर की रफ्तार बेहद सुस्त थी। मुसलसल लगने वाले झटकों ने लकी का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था। वो एडवेंचर की शौकीन तो बहुत थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि एडवेंचर किन मुश्किलात का नाम है। सितम यह था कि वो किसी से फरियाद भी नहीं कर सकती थी, इसलिए कि वो खुद उस सफर पर मुसिर थी। शाम होते होते हम एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां जंगल कदरे छितरा हो गया था और अब जमीन की हैयत भी तब्दील होने लगी थी। जगह जगह पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे। उस मकाम पर पहुंचकर मुझे हवा में कुछ ज्यादा ही नमी महसूस होने लगी, गोया यहाँ नजदीक ही या तो कोई आबशार था या कोई नदी वगैरह थी। मैंने रॉक जॉन से इस बारे में पूछा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ ना तो कोई नदी है और ना ही कोई आबशार है, बल्कि दूर जो पहाड़ी दीवार नजर आ रही है उसके अकब में समंदर है। मैंने कहा, ओह, गोया हम किसी साहिली इलाके में हैं। वो बोला, हाँ, ये बहुत तवील साहिली इलाका है। अगर हम इसके साथ दाएं समत में सफ़र जारी रखें तो तकरीबन 150 मील का फासला तय करके कैरोल नामी अफ्रीकी रियासत में पहुंच जाएंगे। उस रियासत की सरहदी पट्टी इस समंदर से मिलती है। यहाँ से कुछ फासले पर एक समंदरी खाड़ी है। अगर तुम पसंद करो तो हम उस खाड़ी के किनारे शब बसरी करें। मैंने जंगल के जिस हिस्से का तस्करा किया था वहां तक पहुंचने के लिए सुबह बहरहाल हमें इस खाड़ी के नजदीक से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अपनी रिवायती तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी, समंदर के किनारे शब बसरी में बड़ा मजा आएगा मिस्टर रॉक जॉन। रॉक जॉन के इशारे पर गाड़ियों का रुख खाड़ी की जानिब मोड़ दिया गया। हम खाड़ी के किनारे पहुंचे तो सूरज गुरूब हो रहा था। लकी सहरज़दा अंदाज में सूरज के नारंगी रंग के गोले को समंदर के नीलगू पानी में गुरूब होते देख रही थी। उसने मेरी जानिब मुड़कर कहा, कितना हसीन मंजर है। मैं बरजस्ता बोला, हाँ, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। बोली, मेरा मूड खराब न करो, तुम एक चर्ब जबान और बेअमल आदमी हो। रॉक जॉन ने हिफ्ज़-ए-मा तक़द्दुम के तौर पर अपने लोगों में राइफलें तक़सीम कर दी थीं। एक राइफल मेरे हिस्से में भी आई थी। जंगल अगरचे वहां से बहुत फासले पर था, ताहम ये इम्कान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि कोई जंगली दरिंदा भटक कर इस तरफ आ निकले। सूरज गुरूब हो चुका था और उन लोगों ने अलाव रोशन कर दिए थे।
رات کے کھانے کے لیے خشک گوشت بھوننے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کھانا تیار ہونے کے بعد جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو سورج کو غروب ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اور مشرقی افق سے چاند سر ابھار رہا تھا۔ پورا چاند تھا جس کے بلند ہوتے ہی تاحد نگاہ نرم ٹھنڈی روشنی پھیل گئی۔ کھانے کے بعد لکی نے مجھ سے کہا، کتنا دلکش منظر ہے، کتنی پراسرار رات ہے، آؤ کچھ دیر ٹہل کر آتے ہیں۔ کم بخت نے ان سب کے سامنے یہ بات کہی تھی، میں انکار بھی نہ کر سکا۔ راک جان نے مجھے اٹھتے دیکھ کر تنبیہ کی، زیادہ دور نہ جانا اور رائفل کو خود سے جدا نہ کرنا۔ میں رائفل ہاتھ میں لے کر لکی کے ساتھ چل پڑا۔ کافی دور ایک اونچے ٹیلے کے عقب میں پہنچ کر اس نے کہا، آؤ یہاں بیٹھیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، اب واپس چلو، ہمیں ان لوگوں سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تم میرا ساتھ دو تو بر اعظم افریقہ کی اس دلکش چاندنی رات کو میں عمر بھر کے لیے یادگار بنا دوں۔ میرے بدترین دشمن اولیو ہاورڈ کی بیٹی مجھ سے کیا فرمائش کر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ زندگی تو کسی اور کے نام ہے، اگر نہ ہوتی تب بھی میں آلودگی گوارا نہ کرتا۔ مجھے بڑی شدت سے تہذیب یاد آئی۔ اگر اس وقت وہ میرے ساتھ ہوتی تو واقعی یہ سہانی چاندنی رات میری زندگی میں امر ہو جاتی، مگر یہ قسمت کے کھیل تھے اور قسمت سے بھلا کون لڑ سکتا ہے۔ لکی ہاورڈ مخمور آواز میں بولی، کیا سوچ رہے ہو ڈینس؟ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ابھی میں نے اسے کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ ایک فائر کی آواز نے فضا پر مسلط سناٹے کا سینہ چھلنی کر دیا۔ لکی بری طرح اچھل پڑی اور میں نے رائفل سنبھال لی۔ میں اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آواز کس سمت سے آئی ہے۔ پھر پے در پے گولیاں چلنے لگیں۔ میں بڑی پھرتی سے ٹیلے کی طرف لپکا اور کسی تیز رفتار سانپ کی طرح اس پر چڑھتا چلا گیا۔ بلندی پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ فائرنگ کا مرکز لینڈ روور ہے۔ فائرنگ چونکہ دو طرفہ ہو رہی تھی لہٰذا میں صورتحال کو سمجھنے سے پھر بھی قاصر ہی رہا۔ اچانک میری نگاہ کھاڑی کی سمت اٹھ گئی۔ کھاڑی میں ایک سفید رنگ کا سٹیمر موجود تھا جس پر سے گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ یقیناً ایلس براڈ وے اور راک جان ان سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سٹیمر کس کا ہے اور اس پر موجود لوگ کیوں حملہ آور ہوئے ہیں۔ میں نے لکی ہاورڈ کی لرزتی ہوئی آواز سنی، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ٹیلے پر چڑھائی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، معلوم نہیں۔ سٹیمر سے برابر گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ پھر میں نے کھاڑی میں ایک اور سٹیمر کو متحرک دیکھا۔ دوسرا سٹیمر کافی فاصلے پر تھا اور وہ بھی کنارے کی طرف آ رہا تھا، لیکن اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ سٹیمر کھاڑی کے دوسرے کنارے پر رکا۔ وہ کنارہ لینڈ روور کی جانب سے چلائی جانے والی گولیوں کی رینج سے باہر تھا، لیکن جس جگہ ہم تھے وہاں سے یہ کنارہ نسبتاً قریب تھا۔ میری تمام تر توجہ اب اس دوسرے سٹیمر پر مرکوز تھی۔ میں نے اس سٹیمر سے چند سایوں کو اتر کر ٹیلوں میں غائب ہوتے دیکھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ وہ پہلے سٹیمر والوں کے ہی ساتھی ہوں گے اور عقب سے حملہ آور ہونے کی کوشش کریں۔ میں دوہری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اگر دوڑ کر لینڈ روور تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو گولیوں کی زد میں آنے کا خطرہ تھا، اور اگر اپنی جگہ موجود رہتا تو عقب سے آنے والوں کی زد میں آنے کا خطرہ تھا۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ سٹیمر والوں سے زیادہ دیر مقابلہ جاری نہیں رکھا جا سکے گا۔ ان کی افرادی قوت بھی بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس اسلحے کی کمی بھی نہیں تھی۔ مسلسل برسائی جانے والی گولیاں اس بات کا واضح ثبوت تھیں۔ دفتن میں نے جیپوں کو سٹارٹ ہو کر روانہ ہوتے دیکھا اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ براڈ وے اور راک جان اپنے ساتھیوں سمیت جنگل کی سمت فرار ہو رہے تھے۔ میں دہل کر رہ گیا۔ اگر وہ لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ ایک جانب خونخوار درندوں سے بھرا ہوا جنگل تھا اور دوسری طرف نامعلوم حملہ آور تھے۔ میرے لیے کوئی راہ فرار نہیں رہ گئی تھی، لیکن وہ لوگ فرار ہونے میں ناکام رہے۔ جیپیں بہت تیز رفتاری سے جنگل کی سمت دوڑ رہی تھیں۔ سٹیمر سے مسلسل گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ دفتن ایک گولی نے اگلی لینڈ روور کا اگلا ٹائر برسٹ کر دیا۔ تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی جیپ بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ عقب سے آنے والی لینڈ روور الٹی ہوئی جیپ سے ٹکرائی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے جیپوں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ گولیوں کی زد میں آ گئے۔ پہلا سٹیمر اب کنارے سے آ لگا تھا اور پھر اس پر سے کچھ لوگ کود کر جیپوں کی طرف بھاگنے لگے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک بھی زندہ بچا ہوگا۔ دفتن لکی ہاورڈ کی چیخ ابھری اور وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ جیپوں کا انجام دیکھنے کے دوران میں عقب کی طرف سے بے خبر ہو گیا تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا، بھورے لباس میں ملبوس کچھ افراد ٹیلے سے محض چند گز کے فاصلے پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں اپنی بندوقوں کی زد میں لے رکھا تھا۔ ان میں سے ایک نے خونخوار لہجے میں کہا، رائفل پھینک کر اپنے ہاتھ بلند کر لو۔ میرے پاس حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے رائفل پھینک کر ہاتھ بلند کر دیے۔ میں نے لکی کو بھی ہاتھ بلند کرنے کی ہدایت کی تھی اور اس کے بعد ان کی اگلی ہدایت پر ہم دونوں ٹیلے سے نیچے اتر آئے۔ ہمارے نیچے اترتے ہی ان میں سے دو افراد ہمارے نزدیک آئے اور انہوں نے بڑی بے رحمی سے ہمارے ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے۔ قریب آنے پر میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کا تعلق سفید فام نسل سے ہی تھا۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ان میں سے ایک طویل قامت شخص نے غرائی ہوئی آواز میں مجھ سے سوال کیا،
लैंड रोवर पर सवार लोगों के अलावा तुम्हारे और कितने साथी उन टीलों के अकब में मौजूद हैं? उसकी आवाज़ से मुझे पता चला कि मुझे राइफल फेंकने का हुक्म भी उसी शख्स ने दिया था। मैंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, और कोई भी नहीं है। हम मियाँ बीवी चांदनी रात से लुत्फानंदोज होने इस तरफ निकल आए थे, वरना बाकी लोग वहीं लैंड रोवर के करीब मौजूद थे। उसने मुझे धक्का देकर कहा, चलो आगे बढ़ो। मैं और लकी उसकी हिदायत के बमूजिब आगे बढ़ते रहे। रुख उसी स्टीमर की तरफ था जिससे वो लोग उतरे थे। मैं ब्रॉडवे और रॉक जॉन के अंजाम से बेखबर था। उन लोगों से भी कोई सवाल करना मुनासिब नहीं था, चुनाचे हम खामोशी से चलते रहे। पेच दर पेच टीलों के दरमियान काफी फासला तय करके हम स्टीमर के नजदीक पहुंच गए। लकी बहुत बुझी हुई दिखाई दे रही थी, उसकी चांदनी रात जो खाक में मिल गई थी। स्टीमर मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा और जदीद तरीन साख्त का था। उसके ऊपरी हिस्से पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने और अगले और पिछले हिस्सों पर मशीन गन्ने फिट थीं। अगर दूसरा स्टीमर भी ऐसा ही था तो ब्रॉडवे और उसके साथी खुशकिस्मत थे कि उन पर मशीन गन्नों से फायरिंग नहीं की गई थी, वरना वो जीपों ही में भुन कर रह जाते। स्टीमर तक पहुंचने के लिए हमें पानी में उतारा गया, लेकिन वहां कमर से ज्यादा पानी नहीं था। स्टीमर पर कुछ लोग हमारे मुंतजिर थे। जैसे ही हम करीब पहुंचे, उन्होंने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें ऊपर खींचा और बेदर्दी से स्टीमर में धकेल दिया। लकी हावर्ड मेरे ऊपर आकर गिरी थी, इसलिए उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थी, मगर फिर भी उसके मुंह से चीख बरामद हुई। उसके बाद एक एक करके उनके तमाम साथी स्टीमर पर आ गए और फिर दराज कामत शख्स के इशारे पर हमें स्टीमर के एक दूसरे गोशे में मुंतकिल कर दिया गया। दराज कामत शख्स ने खुद हमारी तलाशी ली और जो कुछ भी बरामद हुआ अपने कब्जे में कर लिया, और फिर हमें रस्सियों के एक ढेर के करीब बिठा दिया गया। 2 स्टेनगन बरदार अफराद हमारे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए और दराज कामत शख्स किसी और तरफ चला गया था। कोई 15 मिनट के बाद स्टीमर स्टार्ट होकर चल पड़ा। स्टीमर खाड़ी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद स्टीमर खुले समंदर में पहुंच गया। खुले समंदर में पहुंचने के बाद स्टीमर की समत तब्दील की गई और सफर जारी रहा। फिर स्टीमर एक बहरी जहाज के नीचे रुका। जहाज पर गहरे स्याह रंग का पेंट किया गया था। अगर रात चांदनी न होती और जहाज की रोशनियां बुझी हुई होती तो उस बहरी जहाज को उसके रंग की वजह से करीब से देखना भी मुमकिन न होता। जहाज पर से एक लिफ्ट नुमा चीज आई। मुझे और लकी को सबसे पहले उस लिफ्ट पर बार किया गया और लिफ्ट ने हमें लेकर ऊपर उठना शुरू कर दिया। अर्शे पर चंद अफराद ने हमें लिफ्ट से उतारा और लिफ्ट दोबारा नीचे चली गई। अर्शे पर मौजूद अफराद के लिबास भी गहरे भूरे रंग के थे और उन्होंने पिंडलियों तक लंबे जूते पहन रखे थे। हमें स्टेन गन्नों की जद पर लेकर अर्शे पर ही एक जानिब बिठा दिया गया। लिफ्ट के जरिए अर्शे पर लोगों की आमद जारी थी। काफी देर के बाद एलिस, ब्रॉडवे, रॉक जॉन और उनके 2 साथी भी अर्शे पर आते नजर आए। बकिया अफराद का कोई पता नहीं था। मैंने धड़कते दिल से सोचा, यकीनन बकिया लोग काम आ गए होंगे। इन लोगों का जिंदा बच जाना भी हैरानकुन था। एलिस, ब्रॉडवे और रॉक जॉन ने मुझे और लकी हावर्ड को देखकर आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। रॉक जॉन को उठाकर खड़ा किया गया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका एक घुटना गोली लगने से टूट गया था। उसने कराहते हुए उन लोगों को अपने जख्म के बारे में बताया तो उनमें से एक ने एक रुमाल रॉक जॉन के घुटने पर कस दिया और फिर दूसरे शख्स से बोला, इसे उठाकर कैबिन तक पहुंचाओ और इन सबको भी कैबिनों में पहुंचा दो। 2 अफराद ने रॉक जॉन को उठा लिया और हमें भी चलने का इशारा किया। हमें जहाज की निचली मंजिल पर लाया गया जहां हम सबको एक बड़े से कैबिन में धकेल दिया गया। रॉक जॉन के हलक से तवील चीख निकली। हम सबके हाथ बंधे हुए थे, लिहाजा उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। रॉक जॉन ने खुद ही अपने आप को संभाला और करवट बदलकर इस तरह लेट गया कि उसकी जख्मी टांग ऊपर रहे। एलिस, ब्रॉडवे बहुत अफसुर्दा नजर आया। मैंने उससे उसके साथियों के बारे में पूछा तो उसने गमगीन लहजे में बताया कि वो सब मारे गए। मैं खामोश हो गया। उनके बारे में ये अंदाजा तो मैं पहले ही लगा चुका था कि वो सब मारे जा चुके होंगे। कुछ देर के बाद कैबिन का दरवाजा खुला और चंद अफराद दराज कामत के हमरा कैबिन में दाखिल हुए। वो रॉक जॉन को एक स्ट्रेचर पर डालकर ले गए। रॉक जॉन को आधे घंटे के बाद वापस लाया गया। उसके घुटने की ड्रेसिंग कर दी गई थी। शायद उसे सुन करने वाला कोई इंजेक्शन भी लगाया गया था, क्योंकि अब उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं थे। रॉक जॉन ने कहा, मैं इस इंसानियत के लिए इनका शुक्रगुजार हूँ। गोली ने घुटने की हड्डी तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि सुबह प्लस्तर लगा दिया जाएगा। इस वक्त डॉक्टर मौजूद नहीं है। ब्रॉडवे ने रॉक जॉन से सवाल किया, लेकिन ये कम बख्त हैं कौन और इन्होंने हमारे साथ ये वहशियाना सलूक क्यों किया है? रॉक जॉन बोला, मैं खुद भी हैरान हूँ। मैं काफी अरसे से यहाँ रह रहा हूँ। मुझे आसपास के इलाकों की खबरें भी मिलती हैं, लेकिन ये खबर कभी नहीं मिली कि इस समंदर में कोई जंगी जहाज भी मौजूद है। एलिस, ब्रॉडवे और रॉक जॉन की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि जो कुछ हुआ वो उनके लिए भी इतना ही गैर मुतवक्के था जितना गैर मुतवक्के मेरे लिए था। रात यूं ही सोते जागते गुजर गई। सुबह के वक्त चंद नए अफराद हमारे कैबिन में दाखिल हुए।
उनमें एक कवी उल जुस्सा शख्स भी था जिसके चेहरे से सख्ती झलक रही थी। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हम सबको दीवार के सहारे बिठा दिया जाए। चुनाचे हमें जानवरों की तरह घसीट घसीट कर दीवार के सहारे बिठा दिया गया। कवी उल जुस्सा शख्स ने आगे बढ़कर बारी बारी हम सबके चेहरे बगौर देखना शुरू किए। उसकी आंखों में भूखी बिल्लियों जैसी चमक थी। सब लोगों के चेहरे बगौर देखने के बाद उसने एलिस ब्रॉडवे से कहा, अपने बारे में तफसील बताओ। वो बोला, मेरा नाम एलिस ब्रॉडवे है। मैं इस इलाके में अपने दोस्त रॉक जॉन और उसके साथियों के हमरा शिकार खेलने आया था। एलिस ब्रॉडवे अपने बारे में तफसील से बता रहा था। फिर उसने कहा, आप मेरे बयान की तस्दीक मेरे कागजात से कर सकते हैं। वो रॉक जॉन की तरफ मुतवज्जे हुआ, और तुम? वो बोला, मैं तवील अरसे से इसी इलाके में मुकीम हूँ। मेरा नाम रॉक जॉन है। मेरे पास मकामी हुकूमत का इजाज़तनामा मौजूद है। जंगली दरिंदों का शिकार मेरा शौक है। मकामी बस्तियों के लोग कभी किसी दरिंदे का शिकार होते हैं तो मुझसे ही मदद लेते हैं। यही मेरा मशगला है। उसके बाद मेरा नंबर आया। मैंने कहा, मैं ना तो शिकारी हूँ और ना ही मुझे जंगलों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। मैं तो अपनी बीवी के साथ शिगोराय आया था और तफरीहन इन लोगों में शामिल हो गया। बारी बारी सबसे सवाल जवाब किए गए। लकी ने वही जवाब दोहराया जो मैंने उन लोगों को दिया था। कवी उल जुस्सा शख्स ने कहा, लेकिन तुम लोगों ने हम पर गोलियां चलाई थीं और मुकाबले पर आमादा हो गए थे। रॉक जॉन ने कहा, वो तो एक इस्तरारी फेल था। हमें क्या मालूम था कि हम पर कौन हमला आवर हो गया है। वो शख्स बोला, ये ममनुआ इलाका है। हुकूमत कैरोल की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं कि कोई इस तरफ ना आए। हम इस इलाके के मुहाफिज हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम गैर मुतल्लिका लोगों को इस इलाके से दूर रखें। हमने फायरिंग करके तुम्हें होशियार किया था, मगर तुम मुकाबले पर उतर आए, जिसकी वजह से हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो गए। तुम लोगों को जो नुकसानात पहुंचे हैं वो तुम्हारी अपनी हिमाकत की वजह से पहुंचे हैं और उनके जिम्मेदार तुम खुद हो। रॉक जॉन बोला, अगर हमें इल्म होता कि आप लोगों का ताल्लुक हुकूमत से है तो हम हरगिज मुकाबला करने की जसारत न करते। जो कुछ हुआ लाइल्मी की वजह से हुआ। वो शख्स बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कुछ साथी हलाक हो गए हैं। हम किसी सूरत में भी उनकी हलाकत की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा तुम्हारी गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं, लिहाजा तुम वापस तो नहीं जा सकते, इसलिए फिलहाल तुम्हें यहीं रुकना होगा। चीफ आएगा तो वही तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेगा। मैं तुम लोगों की बंदिशें खुलवा रहा हूँ, लेकिन याद रखो कि अगर तुम में से किसी ने भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो कैबिन के बाहर मुसल्लह मुहाफिज मौजूद हैं। तुम्हारी लाशें समंदर की मछलियों के लिए उम्दा ग़िज़ा साबित होंगी। उसके बाद हम सबके हाथ खोल दिए गए और वो सब बाहर चले गए। एलिस ब्रॉडवे और रॉक जॉन खामोशी से दरवाजे को घूर रहे थे। लकी हावर्ड ने मेरे कान में सरगोशी की। बोली, तुमने इन लोगों के बारे में कोई अंदाजा लगाया? मैंने कहा, फिलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है। लकी बोली, मालूम नहीं कब तक इन लोगों की कैद में रहना पड़ेगा, लेकिन इनका रवैया ज्यादा बुरा नहीं है। जाहिर है इनका मुकाबला किया गया था, इसलिए इनका तैश में आना फितरी बात थी। मगर दोनों गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। क्या ये लोग हमें किसी मुनासिब जगह तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर देंगे? मैंने झुंझलाकर कहा, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी झुंझलाहट फितरी थी। मैं खुद उन लोगों के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सका था, लेकिन मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि इस मामले में ऑलिव हावर्ड जरूर मुलव्विस है। हालांकि दुनिया में एक ऑलिव हावर्ड ही मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे एहसास दिला रही थी कि इस मामले में ऑलिव हावर्ड का हाथ जरूर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।